हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एमएस आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दसम वर्ग संस्कृत के दूसरा पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ को आप ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः, इसका अर्थ होता है दूसरा। पाठा, पाठा का अर्थ होता है पाठ। दूसरा पाठ अर्थात पाठ 2। इस दो पाठ में लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम। यह एक शीर्षक है। तो आपको बताया गया था कि शीर्षक एक पॉइंट, एक बिंदु होती है जिस पर पूरी कहानी, पूरी कविता, पूरी घटना, पूरी बात लिखी हुई होती है। तो आज पाटलिपुत्र वैभवम एक शीर्षक है। तो पूरी बात, पूरी चर्चा, पूरी घटना इस पाटलिपुत्र वैभवम पर घटित होगी। तो इस पाटलिपुत्र वैभवम में क्या हो सकता है, इस के बारे में हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी बात इस पर घटित होगी। लेकिन पूरे अनुमान लगाने से पहले इस शीर्षक का वास्तविकता अर्थ हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पाटलिपुत्र वैभवम यह दो शब्द से बना हुआ है। एक पाटलिपुत्र, दूसरा है वैभवम। पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना और वैभवम का अर्थ होता है महत्व। पटना महत्व, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे जगह कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आपका कारक का चिन्ह में से एक है का, के, की। तो यहाँ पे का आएगा तो हो जाएगा पटना का महत्व। तो आपका हिंदी में शीर्षक हो गया पटना का महत्व। तो पूरी बात, पूरी चर्चा आज पटना का महत्व के बारे में होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी भी बात होगी वो बात पटना से संबंधित होगी, और उस बात से पटना का क्या महत्व है उससे संबंधित होगी। तो आप अनुमान अब लगा सकते हैं कि पूरी बात इस पर होगी। तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना में गोलघर प्रसिद्ध है। पटना में गांधी सेतु पुल, गांधी मैदान, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर, ये सारे आज वहाँ पे हैं। तो इन सारे की चर्चा हो सकती है क्योंकि पटना है और इससे पटना का महत्व बढ़ता है। इसकी भी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। और आप जानते हैं कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो उस मगध साम्राज्य के कुछ शासक जो महान कार्य किए उसके बारे में भी हो सकता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनकी भी चर्चा वहाँ है और यहाँ इस चैप्टर में भी होगी। साथ ही साथ भगवान बुद्ध भी यहाँ पे आए। तो ये सारी बात इस चैप्टर में होने वाली है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखी हुई हर एक पॉइंट को समझेंगे और उसका विस्तार रूप से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हुए चीज को देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। यहाँ लिखा हुआ प्राचीनेषु, इसका अर्थ होता है प्राचीन में। प्राचीन में। दूसरा है भारतीयेषु, इसका अर्थ होता है भारतीय में। ये दो शब्द से बना हुआ है, नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु जोड़ अन्यतमम।
तो नगरेशु का अर्थ होता है नगरों में। तो यहाँ पर देखेंगे कि में 3 जगह है। तो जब कारक का चिन्ह लगातार शब्द में रहे तो शुरू वाले जितने भी कारक का चिन्ह वो हट जाता है, केवल अंतिम में रहता है। तो ये आपका हट जाएगा, ये आपका हट जाएगा। तो क्या हो गया, प्राचीन भारतीय नगरों में। तो प्राचीनेषु प्राचीन, भारतीयेषु भारतीय, नगरेषु नगरों में, अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में। अन्यतमम का अर्थ होता है एक। तो प्राचीन भारतीय नगरों में एक। पाटलिपुत्र, यह भी 2 शब्द से बना हुआ, पाटलिपुत्रम अनुगंगम। पाटलिपुत्रम अनुगंगम। तो पाटलिपुत्रम का अर्थ हो गया पाटलिपुत्र अर्थात पटना। अनुगंगम, अनुगंगम का अर्थ होता है गंगा के किनारे, गंगा के तट पे। तो प्राचीन भारतीय नगरों में एक, पाटलिपुत्र गंगा के तट पर, गंगा के किनारे। बसत विचित्रम, यह भी 2 शब्द से बना हुआ है। एक है बसत और उसके बाद है विचित्रम। सॉरी, बसत विचित्रम। बसत का अर्थ होता है बसा हुआ और विचित्रम का अर्थ हो गया विचित्र। महानगरम, तो बसा हुआ विचित्र, महानगरम महानगर। बबू का अर्थ होता है था, तो था बसा हुआ विचित्र महानगर था। तो यहाँ से क्या हो गया कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र एक यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो ये एक विचित्र तरफ चला आएगा। तो पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर था। अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर था। तो यहाँ पे हम देखेंगे पटना से संबंधित में से आपका लिखा हुआ है प्राचीन काल। तो आप जानते हैं कि काल 3 प्रकार के हुआ और ये काल के अनुसार से इतिहास पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी पुरानी चीज़ों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो काल आपका जो है युग के अनुसार, मतलब काल जो है 3, अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्राचीन काल। तो प्राचीन काल जो बहुत समय तक, यानी बहुत समय पहले तक की बात हो, इसका करा बहुत समय तक की पहले की बात हो, वो आपका प्राचीन काल। फिर मध्यकाल जो आपका 700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के लमसम चलता है, और 1700 से लेकर आपका यानी ऊपर जो है आधुनिक काल है। तो इसमें से हम देखेंगे कि प्राचीन काल, तो प्राचीन काल करा उस प्राचीन काल में भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो था गंगा के किनारे और बसा हुआ एक विचित्र महानगर था। इसका मतलब यह है कि पुराने जमाने की हम बात करते हैं, बहुत समय पहले की हम बात करते हैं, तो भारतीय नगरों में अर्थात भारत में बहुत सारे महानगर था, बहुत सारे नगर था। अर्थात प्राचीन समय में, प्राचीन जमाने की हम बात करते हैं, तो इस भारत देश में कई नगर, कई बड़े बड़े नगर और महानगर था। लेकिन उन्हीं में से एक महानगर पाटलिपुत्र, एक महानगर पाटलिपुत्र था जो गंगा के किनारे, गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी के तट पर वो स्थित पाटलिपुत्र था। और वह जो स्थित था, वह जो बसा हुआ था, और विचित्र महानगर था। विचित्र महानगर था, इसका मतलब क्या? विचित्र का मतलब क्या होता है कि वैसा चित्र जो कभी देखे नहीं, या वैसा चित्र जो पूरे रंग बिरंगे और अनेक तरह का कलरफुल हो, जिसे देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे चित्र कभी हम देखे ही नहीं है। तो ऐसे
चित्र को और से जगह को विचित्र बोलते हैं। तो यही बात है कि विचित्र मतलब महानगर तो पाटलिपुत्र था, लेकिन वो बहुत ही विचित्र, मतलब वो रंग बिरंगे अर्थात अनेक तरह के वहां पे फूल पेड़ पौधे और साफ सुथरा था। और ऐसा महानगर पूरे भारत में कहीं नहीं था। जो भी यहां आते थे, जो भी यहां पे देखते थे, उन्हें लगता था कि ऐसा नगर कोई है ही नहीं। इसलिए कहा कि यह बिल्कुल विचित्र अलग चित्र का है। लोग इस नगर से प्रभावित आकर्षित हो जाता था। औसा ही यानी औसा नगर, औसा महानगर जो था पाटलिपुत्र था। तो आपका यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। यहाँ से सवाल आएगा कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो गंगा नदी के किनारे। और कैसा महानगर था? तो विचित्र महानगर था। आगे हम देखते हैं, तत् विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। लिखा हुआ है तत् विषय, ये भी दो शब्द से बना हुआ, एक तत् और उसके बाद है विषय। तत् का मतलब होता है उस, और विषय का अर्थ होता है विषय में। तो उस विषय में या उसके विषय में दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्तो, गुप्त तो दामोदर गुप्त, नाम अर्थात नामक, कवि दामोदर गुप्त नामक कवि। कुटनीम ताख्य, तो कुटनीम ताख्य मतलब कुटनीम ताख्य में, काव्य में। तो कुटनीम ताख्य में काव्य में, तो में हट जाएगा, तो कुटनीम ताख्य काव्य में कथयति कहा है, अर्थात उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम ताख्य काव्य में कहा है। देखा कि वह विचित्र महानगर है, उसके जैसा इस भारतीय नगर में से कोई नगर है ही नहीं, और बड़ा था, महानगर था। तो इस महानगर के बारे में कवि, लेखक, अन्य विद्वान लोग लिखा करते थे, इनके बारे में कहा करते थे। तो उन्हीं में से एक इस पटना के बारे में कहा है। तो उनमें से एक कहने वाले जो हैं, बोलने वाले, इनके बारे में चर्चा करने वाले, मतलब इस पटना के चर्चा करने वाले में से एक दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। वो कवि ने इस पटना के बारे में चर्चा की है, पटना के बारे में बताए हैं, पटना के महत्व और पटना के गुणगान किए हैं। और वह गुणगान एक है काव्य में किए हैं, और उस काव्य का नाम है कुटनीम ताख्य। कुटनीम ताख्य काव्य में कहा है, कुटनीम ताख्य काव्य में वर्णन किया है, बताया है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बताए हैं। ये तो नहीं बोले कि अभी क्या बताएं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बताए हैं। तो लिखा क्या बताएं वो भी तो जानना है। तो वो आपका नीचे केवल लिखे कि इसमें कुटनीम ताख्य काव्य में बताए हैं, कहे हैं ये चीज। और क्या कहें? तो ये चीज, तो ये चीज क्या कहें? तो अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये बात उन्होंने कहा है पटना के बारे में और कुटनीम ताख्य काव्य में। चलिए आते हैं क्या वो, तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो अस्ति का अर्थ आप जानते ही है होता है। महितल, महितल मतलब धरती की, तल धरती, पृथ्वी, और तिलक मतलब टीका। तो है पृथ्वी की टीका, इसका अर्थ हो गया है यानी महितल तिलकम, इसका अर्थ हो गया पृथ्वी की तिलक, अर्थात है पृथ्वी की तिलक। सरस्वती कूल गिरिहम, सरस्वती कूल गिरिहम का अर्थ होता है सरस्वती मतलब सरस्वती, और कुल गिरिहम, कुल गिरिहम मतलब वंशज का घर, अर्थात सरस्वती का वंशज का घर कुलगिरी। महानगरम महानगर, तो सरस्वती वंशज का घर महानगर आते। नामना नामक, पाटलिपुत्रम तो पाटलिपुत्र, तो नामक इधर चल जाएगा तो पाटलिपुत्र नामक। तो यहाँ पर क्या हो गया कि है यानी पृथ्वी की तिलक सरस्वती कुलगिरी जैसा महानगर
पाटलिपुत्र नामक, तो महानगर आगे अच्छा नहीं लग रहा है तो पाटलिपुत्र तक लाएंगे। तो पाटलिपुत्र नामक महानगर, परिभूत पुरंदर, परिभूत मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, स्थानम मतलब स्थान, तो इंद्र के स्थान, आकर्षक, आकर्षक या सुंदर, इंद्र के स्थान, अर्थात इंद्र के स्थान से आकर्षक। यहाँ पे है तो है पीछे चला आएगा तो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की तिलक सरस्वती कूल गृह जैसा पाटलिपुत्र नामक महानगर इंद्र के स्थान से आकर्षक है। यही बात कहे हैं दामोदर गुप्त कुटनीमता के काव्य में। क्या कहें कि पृथ्वी की तिलक सरस्वती कूल गृह जैसा पाटलिपुत्र नामक महानगर इंद्र के स्थान से आकर्षक है, सुंदर है, यही बात कहे हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो क्या बोले कि पृथ्वी की तिलक, पृथ्वी की तिलक, तो आप जानते हैं पृथ्वी मतलब धरती, जो संपूर्ण धरातल है, उस धरातल की तिलक है पाटलिपुत्र। तो यहां पर हम देखते हैं तिलक, तिलक का अर्थ होता है टीका, ध्यान से समझेंगे। तिलक का अर्थ होता है टीका, जो आप टीका लगाते हैं। तो जब आप टीका लगाते हैं और टीका लगाने के बाद दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो उस दर्पण को देखकर आप कितना आनंद मग्न होते हैं कि वाह कैसा लग रहा है, अर्थात कैसा लग रहा हूं, यानी उस तिलक से आपका क्या होता है, फेस की सुंदरता बढ़ जाती है और आप अच्छे और खूबसूरत लगने लगते हैं। तो एक टीका आपकी फेस की, आपकी चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है। एक टीका जो थोड़ा सा रहता है, इसका मतलब है कि वो टीका कुछ कलर बलर का होता है जिससे हमारा फेस की सुंदरता बढ़ जाती है लगाने से। तो यहां पर भी यही बात है कि जो पूरी धरती है उस धरती में से एक छोटा मतलब छोटी सी धरती है जो पाटलिपुत्र है, और ये एक तिलक टीका के रूप में है, और वो टीका जब रहती है इस धरती पर तो पूरा फेस शोभने लगता है, अर्थात पूरी धरती शोभने लगती है। इसका मतलब यह है कि उस पाटलिपुत्र स्थान रंग बिरंगे होंगे। रंग बिरंगे कहने का मतलब क्या है कि अनेक तरह का पेड़ पौधे होंगे, हरे भरे अच्छे होंगे, कलर का फूल होंगे, अनेक कलर का फूल होंगे, जिससे लगा कि वाह एक धरती की सुंदरता, यानी पूरी धरती में से एक ये धरती जो है बहुत ही खूबसूरत है, जिससे लग रहा है कि वाह ये धरती बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए यही था। तो ऐसी बात बोले तो बोलिए कि पूरी धरती की सुंदरता पाटलिपुत्र बढ़ा रही है, तो क्या पटना का महत्व होगा कि नहीं? ये तो बिल्कुल होगा। आगे हम देखते हैं, सरस्वती कूल गृह जैसा ये महानगर है, सरस्वती कूल गृह जैसा। तो आप जानते हैं सरस्वती, सरस्वती का मतलब क्या है कि विद्या की देवी, विद्या देने वाली है जो देवी वही सरस्वती है। और उसके कूल गृह, कूल का मतलब वंशज ही है, आप जानते ही है, और गृह मतलब घर भी जानते हैं। तो मतलब उसके वंशज का घर है। वंशज मतलब उनका पूर्वज, पूर्वज मतलब क्या, माता पिता, माता पिता के भी माता पिता का घर मतलब पाटलिपुत्र है ये महानगर। इसका कहने का मतलब है कि सरस्वती की भी उत्पत्ति कहाँ हुई है? उसी पटना में। अब बोलिए उस पटना में सरस्वती की उत्पत्ति, और उसी की ज्ञान वही ज्ञान देती है जिससे हम अनेक तरह का कार्य, अनेक तरह का व्यापार और सारी चीज सीखकर कुछ अच्छा करते हैं। और वो ज्ञान है कि देवी की उत्पत्ति कहाँ हुई? पटना में। उसके वंशज पटना में थे, उनका जन्म पटना में। तो बोलिए उस पटना का महत्व बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर था जहां पर ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा, पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा होता होगा, और उस क्षेत्र के आसपास भी ज्ञान का केंद्र, पढ़ाई लिखाई का केंद्र ज्यादा होगी, जिसके चलते कहा कि उसका वंशज ही वही है। तो बोलिए इसे
पटना का महत्व बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं क्या बोले कि ये जो पाटलिपुत्र महानगर है इंद्र के स्थान से भी सुंदर है। तो इंद्र के स्थान मतलब आप जानते हैं, इंद्र भगवान है, स्थान मतलब उनका स्थान तो स्वर्ग होता है। तो इंद्र के स्थान मतलब स्वर्ग के स्थान से भी सुंदर है, आकर्षक है। इसका क्या मतलब है? तो आपने स्वर्ग कभी देखा? नहीं देखा, लेकिन आप लोग क्या है कि सीरियल वगैरह या तो मूवी वगैरह या तो बालवीर तो देखे ही होंगे। तो बालवीर में से आप देखते हैं कि जहाँ सुंदर परी या रानी परी या कोई भी परियां रहती है, वहाँ का दृश्य को देखो तो क्या है कि रंग बिरंगे अनेक कलर का, अनेक फूल पुष्प, और उसका घर भी अजीब तरह का रहता है, खूबसूरत ही रहता है। तो जस्ट ऐसा ही मान लो, क्योंकि परी लोग भी स्वर्ग में रहते हैं, तो ये भी मतलब ऐसा ही नगर पाटलिपुत्र था। इसका मतलब है कि रंग बिरंगे साफ सुथरे अनेक तरह का फूल पेड़ पौधे, और वहाँ का घर का जो ढांचा वगैरह होगा या रहने की तरीका सब अच्छा और साफ सुथरा होगा, और वहाँ के लोग भी साफ सुथरे होंगे, जिससे कहा है कि स्वर्ग से ये कम नहीं है, इंद्र के स्थान से भी आकर्षित करने योग्य यह पटना की भूमि, पाटलिपुत्र की भूमि है। तो बोलिए इससे पटना का महत्व बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा, तो बोलिए पटना का महत्व हुआ होगा कि नहीं, कि उसके जैसा कोई स्थान ही नहीं। और क्या बोला? विचित्र है, तो आप समझिए गए कि विचित्र है तो इसका महत्व बढ़ेगा। गंगा के नदी के किनारे और नदी के किनारे कोई भी स्थान रहता है तो कुछ अच्छा सुंदर खूबसूरत लगता ही है। तो ऐसा नगर पटना है। तो इन सारे चीज़ों के रहने से इस पटना का महत्व बहुत है। ये प्राचीन काल की बात है, और यह बात कहे हैं आपका दामोदर गुप्त कवि कुटनीमता काव्य में। यहाँ से सवाल आएगा कि कुटनीमता के काव्य किनकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की। आगे सवाल आएगा कि पृथ्वी की तिलक किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र पटना को। सरस्वती कुल गृह जैसा स्थान किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र पटना को। इंद्र के स्थान से भी सुंदर आकर्षक कौन सा स्थान है? तो आपका पाटलिपुत्र है। सवाल आएगा कि यह बात किसने कही? तो यह बात दामोदर गुप्त ने। आगे हम देखेंगे, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थिता आसीत्, ऐसा लिखा। तो इतिहास है मतलब इतिहास में, श्रूयते सुना जाता है, यत मतलब कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे गंगा के किनारे में, बुद्ध काल में, तो यह में हट जाएगा, तो गंगा के किनारे बुद्ध काल में, पाटली ग्राम स्थित आसित था, अर्थात पाटलीग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। करा इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित है। इतिहास मतलब बीती हुई चर्चा, बीती हुई घटना के बारे में हम देखते हैं। बहुत सारे समय अर्थात बहुत पहले वाली समय की हम बात करते हैं, और उस समय में से हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में निकालते हैं। तो उस अर्थात उन गौतम बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र एक गांव के रूप में था, जिसका नाम था पाटलीग्राम। और वह जो था गंगा के किनारे, तो पहले बोल दिए, तो गंगा के किनारे से हटेगा तो नहीं ही, तो यह गंगा के किनारे था ही स्थित, और बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। अर्थात इतिहास की चर्चा करते हैं, बीती हुई घटना के बारे में करते हैं, और उनमें गौतम बुद्ध के बारे में निकालते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित इस पटना के बारे में जानकारी देखते हैं। तो उस गौतम बुद्ध के समय में भी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे ही था, और हटेगा भी नहीं। उस समय भी गंगा के किनारे भगवान के समय, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र नाम नहीं, पटना नाम नहीं, बल्कि उस समय इस पाटलिपुत्र का एक दूसरा नाम मिलता है, जिसका नाम है पाटलीग्राम। पाटली गांव के नाम से प्रचलित था भगवान गौतम बुद्ध के समय में। आगे देखते हैं, यत्र चा
तो यत्र मतलब यहाँ, अच्छा का मतलब होता है और जहाँ भी आता है वो आगे लगता है, तो और जहाँ। भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, भगवान बुद्धा, बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुकृत्वा, बहु मतलब बहुत बार, सॉरी बहुत, और कृत्वा मतलब बार, बहुत बार, समागता आए थे, अर्थात और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार, अर्थात उनके समय में पाटलीग्राम नाम था, और उस स्थान पर, उस पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार आए थे। अब सोचिए, जिस धरती पर भगवान आएंगे वो धरती अच्छा होगी तब ना आएंगे। जो धरती सारे चीज़ों से परिपूर्ण होगी उसी धरती पर भगवान भी आने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पर अब बोलिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार आए थे, तो सोचिए इसका मतलब वो उसके जैसा स्थान नहीं होगा। तो कहें क्या कि भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे, यहाँ अनेक बार आए थे, अर्थात ये धरती खूबसूरत सुंदर होंगे, यहाँ के लोग, आसपास के लोग बहुत ही अच्छे होंगे, नेक दयालु दयावान होंगे, जिसके चलते लगा ये नगर हमें जाना चाहिए। तो एक बार नहीं अनेक बार आए, इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अच्छा और होंगे। तो एक बार नहीं अनेक बार आए, और अनेक बार आएंगे तो भगवान जाएंगे, पटना का महत्व बढ़ेगा ना, उस स्थान का महत्व बिल्कुल बढ़ेगा। अब सोचिए कि हम कहीं जाते हैं, नाना का घर, नानी का घर, तो एक बार जाते हैं हमें मान सम्मान मिलती है, दूसरा का बार जाते हैं मान सम्मान और कुछ मिलता है, तो हम क्या तीसरा बार और हमेशा जाया करते हैं। लेकिन यदि पहला बार हमें कुछ नहीं मिला यार, बढ़िया से मान सम्मान, या हमें वहाँ कोई वैल्यू नहीं देता, तो क्या बार बार हम जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए ये बार बार आ रहा, इसका मतलब ये स्थान बहुत खूबसूरत, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे, इसलिए भगवान बार बार आते हैं। और जहाँ भगवान आएंगे उस जगह का ज़्यादा महत्व होगा ही। तो जहाँ भगवान आएंगे वो महत्व बढ़ेगा, इसलिए इस भगवान गौतम बुद्ध आने से क्या है, पटना का महत्व बहुत बड़ा। तेन कथितम जोड़ासित, ये दो शब्द से बना हुआ, यत ग्राम अयम, यह भी दो शब्द से बना हुआ, पाठ महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुर्यस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, लिखा हुआ है। तेन मतलब उनसे, कथितम यहाँ से कथितम, और यहाँ से टूटेगा आसित, आसित का अर्थ होता है था, तो उनसे कहा गया था या उनके द्वारा कहा गया था। यत, ये दाता में टूटता है, तो यत का अर्थ होता है कि उनके द्वारा कहा गया था कि ग्राम अयम, ये दो शब्द से बना हुआ है, ग्राम जोड़ अयम, ग्रामा का अर्थ होता है गांव, और अयम मतलब होता है यह, तो यह आगे लगता है, तो यह गांव। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगरम, महानगर भविष्यति होगी, किंतु होगा या तो होगी, किंतु मतलब लेकिन, कलहस्य इसका अर्थ होता है कलह का, यस रहेगा तो का, अग्निदाह से अग्निदाह का, जलपुर्य से बाढ़ का, तो कलह का, अग्निदाह का और बाढ़ का, तो कारक का चिन्ह ये भी एक हो जाएगा। तो कलह अग्निदाह बाढ़ का, चा आगे चलाएगा तो और बाढ़ का, भयात भय से, सर्वदा जुड़ाक्रांतम हमेशा घिरा रहेगा, सर्वदा क्रांतम मतलब हमेशा घिरा रहेगा, भविष्यति घिरा और भविष्यति रहेगा या तो होगी, इसका अर्थ होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन कलह अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। उन्होंने अनेक बार पटना का भ्रमण किए और उनके बाद उनके द्वारा कहा गया, अर्थात उन्होंने कहा मतलब भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जो गांव है पाटलीग्राम, एक गांव है, उनके समय में गांव था, और यह जो गांव है एक दिन आने वाले समय में महानगर, बड़ा नगर हो जाएगा। अर्थात जब भगवान बुद्ध आए उन्होंने अनुमान लगाए, उन्होंने भविष्यवाणी किए कि यह जो गांव है एक दिन
महानगर, बहुत बड़ा नगर हो जाएगा। आज देखिए बिहार का सबसे बड़ा महानगर आपका पाटलिपुत्र है। तो एक दिन आज देखो महानगर भी हो ही गया, क्योंकि भगवान जो कह देते हैं वो बिल्कुल होता है। तो यानी उन्होंने कहा कि एक दिन महानगर हो जाएगा, लेकिन महानगर हो जाएगा, यह जो गांव महानगर हो जाएगा, लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। कहा लेकिन, अब जहां लेकिन आएगा समझ जाओ कि वहां कुछ ना कुछ खोट है, कुछ न कुछ कमी है। कहा महानगर बड़ा नगर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ होने वाला है। क्या? कलह होगा। कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस महानगर में बहुत लड़ाई झगड़ा, मारपीट काट बहुत होने वाली है, बहुत यहाँ। और भगवान जो कहेंगे वो बिल्कुल होगा। तो बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट यहाँ होगा। और अग्निदाह मतलब आग लगी, इस नगर में आग लगी मतलब आग लग जाना। इस नगर में आसपास हर दिन आग लगते रहेगी, आग से यहाँ के लोग प्रभावित रहेंगे। और इतना ही नहीं, का यह बाढ़ से हमेशा घिरा हुआ रहेगा, मतलब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के आसपास में हमेशा हर साल बाढ़ आते ही रहेगा। हमेशा बाढ़ से यह क्षेत्र ग्रसित रहेगा। आज देखिए पटना का इलाका, पटना का क्षेत्र तो आज भी बाढ़ से घिरा है, और हर साल भी मतलब बाढ़ आते ही रहता है। तो ऐसा, और ये भगवान बुद्ध कहें तो बिल्कुल होगा। तो यह बात अनुमान लगाएं कि लड़ाई झगड़ा अग्निदाह और बाढ़ से घिरा हुआ रहेगा। तो यहाँ से सवाल आएगा कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। पाटलिग्राम में भगवान बुद्ध कितने बार आए? अनेक बार। और यानी किसने कहा कि पाटलिग्राम यह गांव महानगर होगा? तो भगवान गौतम बुद्ध। लेकिन लड़ाई झगड़ा अग्निदाह से घिरा हुआ रहेगा। यहाँ से ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाला, फिर सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर का सवाल बताया जाएगा पढ़ाने के बाद। कलांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथिता। कलांतरेण का मतलब होता है कुछ समय बाद। पाटलिग्रामः, पाटलिग्राम, एव का अर्थ होता ही, तो कुछ समय बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र इति कहलाया। अर्थात कुछ समय बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। कह दिए थे कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। तो धीरे धीरे समय बीतते गया, और बीतते बीतते कुछ समय हुआ, अर्थात बीतते गया, और कुछ समय के बाद जो पाटलिग्राम था, गांव था, वह एक महानगर के रूप में उभर आया, और उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ गया। और यह पाटलिपुत्र पड़ गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी गांव का नाम रखाने का कारण है, या नाम परिवर्तन होने का कारण कुछ ना कुछ होगा। तो क्या हो सकता है? तो वहाँ की अच्छाई, वहाँ के लोग, या तो वहाँ कोई ऐसे आदमी होगा जो सर्वश्रेष्ठ होंगे और अच्छे कार्य किए होंगे, उनके नाम से भी पड़ जाता है। तो यहाँ भी एक है, तो मतलब या तो कोई व्यक्ति ही रख देते। तो यहाँ भी यानी कुछ समय जो पाटलिग्राम था, तो कुछ समय हुआ तो उस गांव का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र जो नाम रखने वाले थे वो एक राजा था जिसका नाम था उदायीन। उदायीन यानी राजा था जो क्या है, पाटलिपुत्र नाम रखा था। आगे आते हैं, तो यानी आगे आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अस्य इसका, नगरस्य नगर का, अर्थात इस नगर का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा, तो यह नगर की शोभा या सुंदरता, रक्षा व्यवस्था, च और सुंदरता और रक्षा व्यवस्था, अति ये बना हुआ है, अति उत्कृष्टा आसीत् इति। अति का मतलब बहुत, और उत्कृष्टा मतलब अच्छा या अच्छी, और आसीत का मतलब होता है था।
तो या थी, तो बहुत अच्छा थी, इति ऐसा, शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छी थी, इति ऐसा। यूनान राजदूता, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु, अपने, स्व मतलब अपने, संस्मरणेषु स्मरण में, ग्रंथों में, निरूपयति निरूपित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण में निरूपित करता है, अपने ग्रंथों में वर्णन करता है। क्या है फिर, यानी पाटलिपुत्र नाम पड़ा तो यहाँ एक राजा उदयन बना, उसके बाद फिर और भी राजा बना, और उनमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा बना, जो घनानंद को मारा था, और घनानंद को मारकर क्या है राजा बना। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे आप जानते ही हैं, चाणक्य, उनके सहयोग से मगध क्षेत्र का वो राजा बना था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना भी की थी, मतलब कि तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, मौर्य वंश की स्थापना की, तो उस समय ये मतलब उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये जो इस नगर की शोभा, राजा बनने के बाद इस नगर, जो पाटलिपुत्र नगर था, इसकी शोभा सुंदरता, रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये बात की जानकारी यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज देते हैं, और ये बात की चर्चा अपने स्मरण ग्रंथों में भी किए हैं। तो यहाँ पर राजाओं में से जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और मौर्य वंश की स्थापना किए, तो उस समय में भी चंद्रगुप्त मौर्य अनेक तरह की सुधार किए। उसके समय में इस नगर की शोभा बहुत अच्छी थी, इस नगर की सुंदरता बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है इस नगर में वह साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते होंगे, सड़कें बनाते होंगे, और आसपास के मतलब कीचड़ वाले स्थान को भी साफ सुथरा करवाते होंगे, नालियर के भी व्यवस्था करवाते होंगे। तो सुंदर, और क्या है कि वहाँ के लोग भी अच्छे साफ सुथरे होते होंगे ज़्यादातर। तो ये कहें कि शोभा मतलब सुंदरता बहुत अच्छा इस महानगर के। रक्षा व्यवस्था मतलब क्या, रक्षा व्यवस्था मतलब वहाँ की जो प्रजा का देखरेख भी बढ़िया से करते होंगे। बढ़िया से कहने का मतलब क्या है कि प्रजा जो होगी, उस प्रजा, उस जनता के लिए क्या है कि खाने की व्यवस्था या कुछ करने की छूट ज़्यादा होगा, या उसकी सुरक्षा देखभाल ज़्यादा ढंग से करता होगा, ताकि वो प्रभावित ना हो और किसी तरह से परेशानी में वो घिरे नहीं। ऐसा नियम कानून, ऐसा प्रशासनिक सुविधा वो बनाए होंगे। तो कहा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और यह बात की जानकारी एक यूनान के राजदूत, यूनान आप जानते ही एक देश है, उस यूनान के एक राजदूत आए थे, वहां से आदमी आए थे, और उनका नाम था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर भेजा था। तो उन्हीं का राजदूत था मेगास्थनीज, जो यूनान का था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे आया और दरबार में आया, और आने के बाद अपने ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ में बताया कि यहाँ के सुंदरता और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। तो यह बात लिखे। तो यहाँ से सवाल आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छी थी, ऐसा किसने लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे आते हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। अस्य इस नगर से, नगर के वैभव महत्व प्रियदर्शिना, प्रियदर्शी अशोकस्य, अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, अशोक के समय में सुतराम और अधिक समृद्ध परिपूर्ण, अर्थात इस नगर का महत्व प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक परिपूर्ण थी। कह रहा है कि यानी ये जो नगर पाटलिपुत्र था, इस पाटलिपुत्र का महत्व और पाटलिपुत्र का जो महत्ता थी वह प्रियदर्शी अशोक के समय में और परिपूर्ण थी। इसका मतलब है कि जब यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद
उनका बेटा बिंदुसार यानी बने मगध का राजा, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक राजा बना। जब अशोक राजा बना तो उस के शासन काल में यहाँ का महत्व और और यहाँ के मान सम्मान और भी ठीक ठाक था, और भी परिपूर्ण और सारे चीजें परिपूर्ण था, जिसके चलते वह प्रियदर्शी कहलाने लगा। अशोक लोगों के प्रिय हो गए। अर्थात जब राजा अशोक बना तो उस अशोक के समय में यहाँ की व्यवस्थाएं और भी समृद्ध ढंग से, परिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित थी। अर्थात अशोक जब राजा बना तो यहाँ ने एक तरह का कार्य किया। क्या किए कि कई जगहों पे पेड़ पौधे लगवा दिए, रास्ते सड़कें पर पेड़ पौधे लगवा दिए, पुष्पों का क्यारी लगवा दिए, और जगह जगह पर कुएं खुदवाएं, पानी की व्यवस्था करवाएं, और भी यानी किसान प्रजा के लिए सारे तरह का कार्य किए। जिससे क्या हुआ कि लोगों के नज़र में वह सबसे अच्छा राजा कहलाने लगे, वह जिसके कारण से उन्हें प्रियदर्शी भी कहा गया। इस तरह से लोगों के नज़र में प्रियदर्शी बन गए, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य किए ये अशोक। तो यहाँ से आएगा कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, अशोक को। और किसके समय में पाटलिपुत्र की सारी व्यवस्था परिपूर्ण थी, तो अशोक के समय में। चलिए आगे आते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तित चलती रही। इति ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक यानी कवि शिक्षा प्रमुख में ग्रंथ में कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम आदर के साथ स्मरण करता है। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, यानी ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण करता है। क्या बोले कि उसी प्राचीन काल में कह रहा है पाटलिपुत्र की जो प्राचीन सरस्वती परंपरा थी वह बहुत समय तक चलती रही। यह बात की जानकारी राजशेखर देते हैं, और वह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो लिखे हैं काव्य शिक्षा में, काव्यों की शिक्षा के लिए, तो उसमें आदर के साथ अच्छे ढंग से इस पाटलिपुत्र का महत्व का वर्णन करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि देखिए अशोक के समय में अच्छा व्यवस्था थी, तो बोलो उस अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के भी में ठीक, तो इससे पटना का महत्व बढ़ेगा। सारे जगह इस पटना नगर की चर्चा होगी, जिससे पटना का महत्व बढ़ेगा। आगे देखते हैं। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, मतलब बहुत समय तक यानी लंबे समय तक पाटलिपुत्र की जो सरस्वती परंपरा मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई की परंपरा, पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान की परंपरा, ज्ञान की केंद्र की परंपरा। तो ये इस पाटलिपुत्र में यानी पढ़ाई लिखाई का यानी परंपरा चलती रही और बहुत समय तक चलती रही। अर्थात यह पाटलिपुत्र नगर में बहुत समय तक पढ़ाई लिखाई का केंद्र बना रहा, और यही पढ़ाई लिखाई का केंद्र पाटलिपुत्र के आसपास भी चलते रहे। और यह बात की जानकारी हमें राजशेखर एक कवि हैं वो हमें देते हैं, और वो काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ लिखे हैं। काव्य शिक्षा यानी नामक काव्य शिक्षा में, मतलब कवि शिक्षा के में अर्थात कह रहे हैं कि यानी अपने एक काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा के ग्रंथ हैं, उस काव्य मीमांसा में आदर के साथ बताए हैं कि पढ़ाई लिखाई की परंपरा पटना और आसपास में ज़्यादा चलते रहे हैं। तो ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यत्र उपवर्ष वर्ष बीह पाणिनि पिंगला बीह व्याढ़ी
बर ऋषि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यत्र, तो यत्र का मतलब होता है यहाँ, उपवर्ष यहाँ से टूटेगा, उपवर्ष वर्ष, तो यहाँ उपवर्ष वर्ष, और बीह का अर्थ यहाँ पर नहीं लगता है, बीह नहीं बल्कि ईह टूटता है। पानिनी पिंगला ईह, तो मतलब यहाँ उपवर्ष वर्ष, पानिनी पिंगला ईह, ब्याढ़ी, ब्याढ़ी मतलब होता है ब्याढ़ी, बर रुचि पतंजलि, पतंजलि ई, तो ई सबका अर्थ इसके जगह पर आदि होगा। परीक्षिता परीक्षित, ख्यातिम उपजगमु, ख्यातिम उपजगमु मतलब विकास का अवसर प्राप्त किया। तो यहाँ उपवर्ष वर्ष, पानिनी पिंगलाचार्य, ब्याढ़ी, बर रुचि पतंजलि इत्यादि परीक्षित हुए, ख्याति उपजगमु विकास का अवसर प्राप्त किया। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ उपवर्ष वर्ष, पानिनी पिंगलाचार्य, ब्याढ़ी, बर रुचि पतंजलि इत्यादि परीक्षित होकर विकास का अवसर प्राप्त किए। कहा कि सरस्वती परंपरा चलती रहे, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना रहा, और यहीं पे अनेक विद्वान परीक्षित हुए, ज्ञान की बखान किए। उनमें से देखिए उपवर्ष हैं, वर्ष हैं, ये विद्वानों का नाम है, लेकिन हम सब तो जानते क्या है नहीं। और क्या है पानिनी, हाँ पानिनी के बारे में तो जानते ही हैं, जो व्याकरणाचार्य, व्याकरण जिन्होंने लिखा, शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना। और क्या है पिंगलाचार्य, इनका भी नाम सुने हैं, लेकिन इनकी भी विस्तार से जानकारी नहीं मिली है। ब्याढ़ी, ब्याढ़ी भी विद्वान है, बर रुचि ये भी विद्वान है। पतंजलि, हाँ पतंजलि से आप परिचित हैं, जिनकी प्रचार प्रसार रामदेव बाबा करते हैं। तो पतंजलि क्या है, तो वो भी एक विद्वान थे, और रामदेव बाबा उन्हीं के नाम से आज जो है यानी सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट यानी चलाते हैं। तो पतंजलि विद्वान थे, तो वो क्या किए वे, जो उनके नाम से चलाते हैं। तो इन्होंने योगा शास्त्र एक किताब लिखे, और उस योगा शास्त्र को रामदेव बाबा ढंग से पढ़े, उनकी पढ़ाई की, और उसके बाद क्या है वही योगा को यानी सारे जगह किए, जिससे वह ज़्यादा प्रचलित हो गए योगा से, और योगा से प्रचलित हुए जिसके नाम से यानी प्रचलित हुए योगा से, और योगा पतंजलि ने लिखे, जिसके चलते उन्होंने हर एक प्रोडक्ट पर पतंजलि नाम दिए। योगा क्या है, तो योगा एक तरह का एक्सरसाइज, एक तरह का व्यायाम है, जिसे करने से क्या होता है कि अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह का जो शारीरिक कष्ट होता है वो सारे दूर हो जाता है। तो वही बाबा किए, और जोर शोर से किए, और लोगों को करवाएं, जिससे बाबा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। और क्या है कि कोई भी अब उत्पादन का कार्य करते हैं, उसमें पतंजलि नाम देते हैं, क्योंकि उन्हीं के किताबों से वो प्रसिद्ध हो गए। तो यह विद्वान थे, तो वही विद्वान लोग परीक्षित हुए यहाँ मतलब पटना, अर्थात इस पटना नगर में उपवर्ष वर्ष, पानिनी पिंगलाचार्य, बर रुचि पतंजलि यही परीक्षित हुए, यही ज्ञान का बखान किए, ज्ञान लोगों को दिए और ज्ञान बताएं, और एक दूसरे के बीच संवाद हुआ ज्ञान का सबसे ज्यादा, जिसको हम बोले परीक्षित, मतलब एक दूसरे के बीच ज्ञान ज्यादा इधर उधर हुआ, उसके बाद सब जगह प्रचलित है। तो अवश्य ज्ञान, और साथ ही साथ क्या है ज्ञान, जिससे क्या हुआ कि लोगों का ज्ञान ज्यादा बढ़ा और ज्यादा अनुभवी हो गए, और कहने का मतलब उनका ज्ञान बिल्कुल सही प्रतीत हो गया। तो वो सारी चीज सबसे पहले यानी बताएं इस पटना नगर में, और जब बताएं तो क्या हो गया कि वो विकास किए, विकास का अवसर प्राप्त किए, उनका नाम गाम प्रचार प्रसार होने लगा। आज देखो पतंजलि का विश्व में है, जैसे पतंजलि का योगा शास्त्र पढ़े रामदेव बाबा और उसको करवाएं, तो आज देखो पूरा विश्व हाथ पैर सब जगह इधर उधर कर रहा है। तो देखिए जहां पर वर्ष जैसे विद्वान, पानिनी पतंजलि जैसे विद्वान आए और बखान किया और ज्ञान भी हासिल किए, और अपनी ज्ञान को इधर यानी बांटे, जिससे क्या हुआ कि सही प्रतीत हुआ। तो अवश्य विद्वान इस पटना में ही यानी ऐसा परीक्षित हुए, जिससे विकास धीरे धीरे यानी सब जगह इनका नाम गाम प्रचार प्रसार होने लगा। तो ऐसा हुआ कहाँ, पटना में। तो बोलो इन सारे विद्वानों के चलते पटना का महत्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, पटना का महत्व। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करें, ताकि हमें भी
लगे कि नहीं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आगे अगले दिन लेकर आएंगे।